केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और आपका दाखिला न्यूज की पाठशाला में हो चुका है। मैडम आ चुकी है। देश हित के मुद्दे, सियासत की गुत्थी और आपके वो तमाम इश्यूज और उन इश्यूज से जुड़े हर सवाल का चैप्टर यहां खुलेगा, ताकि भ्रम का कोई नैरेटिव आपके सामने टिकना ना पाए। और मेरा वादा है, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन शुरू करूं उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला फुल अटेंडेंस के साथ। सबसे पहले आपको बता दूं, आज की पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं हम और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पाठ आपके सामने आज मैं खोलने वाली हूं। पहला पाठ लखनऊ हादसा। वो हादसा नहीं है, लापरवाही के कत्ल खाने की तस्वीर है। बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन मुंह काला पता है किसका हुआ है? सिस्टम का। आज इसका पाठ। और फिर आएगा पार्ट नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 2, जहां पर चुनाव आयोग कुछ बड़ा करने वाला है। जानकारी हमें मिली है। देश की चुनावी चाल कैसे बदलने वाली है और सबसे बड़ा दाव क्या है, चाहे वो उद्धव हो या ममता, इंडिया ब्लॉक में जो आ रहा है वो खत्म होता जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे और पूरे के पूरे डिटेल डेटा के साथ। फिर आएगा पार्ट नंबर 3। ये चैप्टर एथेनॉल पर कंफ्यूजन दूर करने वाली क्लास है। पूरा का पूरा हिसाब किताब होगा, लेकिन तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और सच के साथ, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी है कि लोगों के बीच में ये जो नया सिस्टम लागू हो रहा है सरकार की तरफ से, बहुत सारी शिकायतें भी हैं और बहुत सारा भ्रम भी है। और फिर अंत में आएगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, आपका पसंदीदा सेगमेंट, ऐसी चीजें जिसे हम रोज देखते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सोचते नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं, सोचा है कभी प्लास्टिक कचरे से कितना नुकसान होता है? सोचा है कभी? जानेंगे आप, लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बनी एसआईटी ने एसीएस गृह को शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 पेज की रिपोर्ट में ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश है। एसआईटी सदस्य विजय विश्वास पंत का बयान, रिपोर्ट गोपनीय है, हमने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की सरकारी आवास में चोरी हो गई है। निजी सहायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। 20 लाख कैश, सोने की चेन, अंगूठी, 4 आईफोन्स, 2 लैपटॉप चोरी होने का आरोप है। गुजरात के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वासवा को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। विधायक के साथ उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और 25,000 का जुर्माना लगाया है। वन विभाग के कर्मचारी पर हमला करने और धमकी देने के आरोप में यह सजा है। पुणे पुलिस ने युवक की मौत के मामले में उसकी मंगेतर और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर ने युवक को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के संभल में पुलिस जो है वो यहां संभल डॉग ने गिरफ्तार कराया रेप का आरोपी। पुलिस डॉग जिसका नाम है मैरी, उसने ब्लाइंड रेप केस को सुलझा लिया है। पुलिस डॉग मैरी घटनास्थल पर मिले गमछे को सूंघकर आरोपी के घर तक पहुंच गई। एसपी ने मैरी को 10,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया। तेज धूल भरी आंधी से दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई। कोलकाता में बारिश की खबर है। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है।
तो भाई सबसे बड़ी खबर जो है आज की क्या है? कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में, उन्हीं तस्वीरों का आज विश्लेषण करना है। लखनऊ हादसा, यह हादसा नहीं है, लापरवाही का कत्लखाना है। बिल्डिंग में आग जो लगी है उससे सिस्टम का मुंह कैसे काला हुआ है, एक एक करके पेज पलटूंगी इस चैप्टर में। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी इस भयंकर आग से 15 युवाओं की मौत हो गई, मतलब 20 से 27 साल के युवा। इससे एक बात साफ है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्याकांड है। सोच समझ कर कह रही हूं, नीचे से लेकर ऊपर तक कई लेवल पर सिस्टम के लोग इसमें शामिल हैं। सोच समझ के कह रही हूं, और यह सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि यह आग तो कुछ मिनटों में लगी होगी, कुछ मिनटों में, लेकिन इसकी तैयारी 2014 से चल रही थी, जब यह इमारत बनकर खड़ी हुई थी। तब से इमारत का नक्शा पास करने से लेकर फायर सेफ्टी के नाम पर कागजों की खानापूर्ति ये बताती है कि इसकी तैयारी 2014 से हो रही है। और इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरोप लग रहा है कि रिश्वत लेकर फाइलों पर साइन किए होंगे। इस बिल्डिंग का फाइनल निरीक्षण करने वाले सिस्टम के लोगों ने खर्चे पानी के प्रेशर में अपनी आंखें गिरवी रख दी होगी। और यह आरोप लग रहा है, क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? जिस बिल्डिंग में आने जाने के लिए मात्र एक सकरा रास्ता था, बायोमेट्रिक से जहां एंट्री हो सकती थी, जिसमें बगैर किसी सुरक्षा सुविधा के भर भर कर बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, दिखाई नहीं दिया। फायर सेफ्टी के लिए इसमें फायर अलार्म, पानी का छिड़काव करने वाले वाटर स्प्रिंकलर, आग बुझाने वाले सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर, कहां थे ये सब? फोटो में? हां, इसके ग्राफिक्स बने हुए थे, पोस्टर चिपके हुए थे। आप सोचिए किस लेवल की लापरवाही चल रही थी। इनको क्या लगा था कि यमराज इस गली में आते ही नहीं हैं। इस अग्निकांड में सिर्फ 15 लोग नहीं मरे हैं, 15 सपने जलकर राख हो गए, 15 परिवारों की उम्मीदों का दम घुट गया है। एक बेटा जब अपने बाप को फोन करके कह रहा होगा, पापा मुझे बचा लो, मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया है लेकिन यहां से धुआं आ रहा है, वो बाप ता उम्र क्या इस दुख के साथ नहीं जिएगा कि काश कि मैं उस बिल्डिंग में अपने बच्चे को ना भेजता। सिस्टम के करप्ट और लापरवाह लोग क्या सो पाएंगे? हमेशा की तरह पता है आपको क्या होगा, हो भी रहा है। बताइए क्या होगा हमेशा की तरह? रवि, क्या होगा? जांच चलेगी, शब्द ढूंढना बढ़िया वाला, जांच चलेगी। नोटिस जारी किया जाएगा। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया काम हुआ। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया काम हुआ। अब आगे क्या होगा कोई बता सकता है? ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जो 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, इनके साथ क्या होगा कोई बता सकता है? इनका विभाग बदल जाएगा कुछ समय बाद। धीरे धीरे मामला जब दब जाएगा, रूबिका लियाकत जब न्यूज की पाठशाला में कोई और खबर चलाने लगेगी, देश जब आगे बढ़ जाएगा, तो फाइलों पर धूल जम जाएगी। और जब धूल जम जाएगी तो फाइलों से धूल हटाई जाएगी, फाइल को खोला जाएगा, नाम पढ़ा जाएगा, फला फला अधिकारी को इसको ना ऐसा करो, इसका तबादला वहां कर दो। सब कुछ शांत होने के बाद सस्पेंशन खत्म करके किसी और विभाग में भेज दिया जाएगा। हम ये सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सीधा और सिंपल सा सवाल है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल इतनी कि इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बेल मिल जाएगी। यानी सिस्टम ने किया क्या? जब न्यूज की पाठशाला में इस खबर को दिखाया तो सिस्टम ने क्या किया? पेड़ की शाखा काटी, उसे जड़ से खत्म नहीं किया। और हम चाहते हैं कि अगर यह देश भारत भाग्य विधाता बनना चाहता है तो इन सारी की सारी दीमकों को, करप्शन की इस दीमक को आपको जड़ से खत्म करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अलग अलग देशों की तस्वीरें, और ये तस्वीरें सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ने वाली है। 2 तस्वीरें आपके सामने रखती।
ताकि आप समझ सके कि सही नीयत हो, काम करने की इच्छा हो और करप्शन ना हो तो लापरवाही की आग को कैसे बुझाया जा सकता है। यह तस्वीर है आपके सामने। अब चूंकि दो तस्वीरें हैं, एक है लखनऊ की आग लगी तस्वीर और दूसरी है डोमिनिकन रिपब्लिक की तस्वीर। यह कैरिबियाई मुल्क है। यहां पर आग का धुआं आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, कितना लग रहा है? बहुत ज्यादा है ना। लखनऊ से डोमिनिकन रिपब्लिक की तस्वीर को आप कंपेयर कीजिए। वहां का धुआं देखिए और यहां का धुआं देखिए। 4 दिन पहले की आग है डोमिनिकन रिपब्लिक में। एक रिजॉर्ट है, 19 जून को यह आग लगी है और देखिए आप पूरा इलाका आग की लपटों में, पूरा इलाका। कितने लोग फंसे थे? 1690। कितने लोग फंसे थे? 1690। अच्छा, आप मुझे गैस करके बताइए कि यहां पर कितने लोग बचाए गए होंगे। बिस्वा, कितने लोग बचाए गए होंगे? 100 में से 100। बताओ। रवि ने बताया 100 में से 100। बिस्वा, कितने लोग बचाए होंगे? लगभग सभी। क्यों बच गए? यहां पर व्यवस्था अच्छी है। 1690 लोग फंस गए थे लेकिन बचा लिया गया एक आदमी को छोड़ के 1679 लोगों को, 89 लोगों को, माफ कीजिए, 1689। भयंकर अग्निकांड। अंदाजा लगाइए यहां के सिस्टम ने किस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया होगा। इसे कहते हैं असली कार्रवाई, जो हादसे के बाद नहीं बल्कि हादसे के दौरान या उससे पहले कर दी जाती है। अच्छा, बहुत से ऐसे महानुभाव होंगे, सिस्टम में बैठे लोग होंगे जो ये कहेंगे, अरे रोबिका जी, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में जो आग लगी थी ये तो बहुत बड़ा इलाका था, खुला इलाका था, ये तो समंदर के पास वाला इलाका था, खुले इलाके में तो आराम से किसी को भी बचाया जा सकता है, ये कोई बंद इमारत थोड़ी थी, आने जाने के तो छोटे मोटे बहुत सारे रास्ते थे, हमारे यहाँ तो एक ही सिकड़ा रास्ता था। देखिए भैया, ऐसा है, बहानेबाजी कीजिएगा मत। मैं कुछ और तस्वीरें लेकर आई हूं क्योंकि न्यूज की पाठशाला में सिर्फ एक दिशा में बात नहीं करते हैं, चौ दिशा दिखाते हैं और केवल प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं सिंगापुर की। सिंगापुर में एक शहर है जिसका नाम है बिशन। यहां करीब 15 मंजिला बिल्डिंग में फायर ड्रिल चलाई जा रही है और इस इमारत के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और फिर देखिए ड्रोन उड़ा, फायर फाइटिंग ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इन ड्रोन्स को एक लंबे पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया है जिसमें पानी और आग बुझाने वाले केमिकल फोम को स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। बताइए। अच्छा, ये कम लग रहा है, एक और वीडियो। भैया, चीन की तस्वीर। हर मुल्क से अगर अच्छी चीज है तो सीखनी चाहिए। ये चीन की तस्वीर है। एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग देखिए आप, आग और लपटें देखिए कैसे ऊपर की तरफ जा रही है। यहां भी ड्रोन की मदद से आग को बुझा लिया गया और यह ड्रोन मात्र 30 सेकंड के अंदर 200 मीटर ऊंचाई पर जाकर आग बुझाना शुरू कर देता है। ड्रोन्स में लगे कैमरे की मदद से फायर ब्रिगेड के टेक्नीशियन इसे ऑपरेट करते हैं, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिलती है। आग बुझाने की एक और तकनीक आपको दिखाती हूं। इसमें छोटे छोटे फायर फाइटिंग रोबोट्स आपको दिखाई देंगे। एक गैस प्लांट पे आग लग गई। ये देखिए रोबोट्स कैसे दंदनाते हुए चल रहे हैं। रोबोट का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये कई मीटर की ऊंचाई तक पानी और फोम का छिड़काव कर रहे हैं। कम समय में आग पर काबू पा लिया गया। हमारे यहाँ तो आने में ही भैया 45 मिनट लग जाते। फोन करते रहो, हेलो इमरजेंसी है, हेलो इमरजेंसी है, फोन लगबे ना करी। और सबसे खास बात यह है, ये जो रोबोट आप देख रहे हैं ना, ये आग के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, आग के अंदर पहुंच जाते हैं, इनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दुनिया भर के देशों में सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको बहुत बेबाकी से दिखा रही हूं। अगर इस देश को विकसित बनना है 2047 तक, तो इस पर तो काम करना पड़ेगा। और आपके अगल बगल अगर करप्ट लोग आपको दिखाई दे रहे हैं तो जरा संकोच मत कीजिए। अगर कोई करप्ट अधिकारी दिख रहा है, कोई करप्ट मंत्री दिख रहा है, कोई करप्ट आपको अपना पड़ोसी दिख रहा है, फौरन उसके ऊपर केस कीजिए, उसके खिलाफ मुहिम, क्योंकि हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना।
हमारे यहां तो कुछ रुपए के लालच में सारी सेफ्टी प्रोसीजर फाइलों में ही निपटा दी जाती है। और जब कोई हादसा हो जाता है, मीडिया जब उन पर सवाल करने के लिए पहुंचता है तो क्या होता है, आज उसकी जीती जागती तस्वीर आपको दिखाती हूं। सिस्टम के टॉप पर बैठे लोग क्या करते हैं वो आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा। सवालों को इग्नोर करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर कृतिका तिवारी यूपीपीसीएल के अध्यक्ष हैं आशीष गोयल, उनसे बात करने की कोशिश करती है और बात नहीं सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहब के इर्द गिर्द तो बड़े हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। साहब के पास कैसे जाएं? साहब की सुरक्षा में सेंध ना लगे इसलिए धक्का दे दिया जाता है महिला पत्रकार को। फुल फ्रेम कीजिए तस्वीर और दिखाइए। और हमारी सहयोगी कृतिका बिल्कुल नजदीक जाकर साहब से पूछती है, साहब बताइए ना, आशीष जी बताइए कहां गड़बड़ी हो गई, कहां चूक हो गई। लेकिन सवालों को अनसुना करके साहब निकल जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास मौजूद थे, उनको सारे सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे जो हमारी रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी। अब उसकी बानगी मैं चाहती हूं आवाज के साथ आप सुने। आशीष सर चेयरमैन धक्का कैसे दे रहे हैं आप? सर पावर डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस है सर मीडिया के। सर पावर डिपार्टमेंट हैज फेल्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मल्टीपल ओवरलोडिंग इश्यूज वर नोटिस्ड इन द अलीगंज फायर इंसिडेंट। 20 kilowatt capacity, but it has been repeatedly. You can see how, in fact, the security officials are behaving with the media right now. जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे लेकर कई बार शॉर्ट सर्किट की शिकायत आ चुकी थी, कई बार, लेकिन बिजली विभाग ने इसे लेकर कभी जहमत नहीं उठाई। और जहमत जब नहीं उठाई तो अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा होना था। ये तस्वीरें आप देखिए, रूह कांप जाएंगी अगर माएं इन तस्वीरों को देख रही है, अगर नौजवान बच्चों के माँ बाप इन तस्वीरों को देख रहे। पाल पोस कर बड़ा करते हैं हम अपनी औलादों को, 20 साल 21 साल नौजवान हट्टा कट्टा बच्चा आपका। कोई बाप जब अपने बच्चे के जनाजे को उठाता है, उसकी अर्थी को उठाता है, उस बाप से पूछिए उस तकलीफ को आप। सिर्फ खर्चा पानी लेकर और आपने इन 15 परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया और आपको लगता है आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, घर से दूर अगर आप उन्हें नौकरी करने भेज रहे हैं या कहीं भी बाहर भेज रहे हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कहां रुक रहे हैं, वहां इंतजाम कैसे है। क्योंकि सबने उसी भरोसे, राम भरोसे जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को वहां भेजा होगा। किसी ने सोचा था कि मेरा बच्चा वहां पर अपना फ्यूचर बनाने के लिए गया होगा और दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। बेबस बाप से फोन पर सुनता रह जाएगा कि मैं कैसे अपने बच्चे की जान बचाऊं। मां सिर्फ सुनकर बेहोश जमीन पर गिर जाएगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचा लूं। 20-20 साल के, 21-21 साल के, 25-25 साल के ये नौजवान, वो मासूम बच्चियां कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से मर सकते हैं, कभी कोचिंग में जलकर मर सकते हैं। उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी? और मैं कतई आपको डरा नहीं रही, बस एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रख। लखनऊ में ही देख लीजिए, मरने वाले सारे 15 लोग युवा, किसी की उम्र 30 साल और 30 साल से ज्यादा नहीं, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 25। बार बार मैं आपको वो सुनवा रही हूं क्योंकि मैं सदमे में हूं, सख्ते में हूं। मरने वालों में सबसे कम उम्र 19 साल के मोहम्मद शाहजान की थी। शाहजान एडमिशन लिया था उसने एनिमेशन की ट्रेनिंग में। आग लगी तो उसने अपनी मां को फोन किया, अम्मी मुझे बचा लो। फिर वो बाथरूम में जान बचाने चला गया और बाहर नहीं निकल पाया। सोनीपत के 23 साल के भविष्य शर्मा, महज 8 दिन पहले एनिमेशन सेंटर में नौकरी उनकी लगी थी। आग में उनका भी दम घुट गया। मां को वीडियो कॉल किया और कहा, मां कमरे में आग लग गई है, धुआं ही धुआं है, मैं क्या करूं, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। 23 साल के सुखमनी अपने पापा को फोन करते और कहते, पापा आग लग गई है, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ ना, मुझे बचा लो।
22 साल का अब्दुल रहमान अकेले कमाने वाला बच्चा था। अब्बा लकवे के मरीज थे और इस बच्चे की भी मौत हो गई। और एक बार सुनिए आप इन पीड़ितों को, इनके परिवार वालों को, कलेजा कांप जाएगा आपका। 2 बजे कॉल आई उसकी, दो के बाद मम्मी बोलती कि जो है मम्मी बचा लीजिए मुझे, बस इतना कह के उसने काट दिया। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ। कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। ये वो बच्ची जिसे आप सुन रहे थे ना, जिसने मास्क लगाया हुआ था ऑक्सीजन वाला, ये बच्ची कूदी है ऊपर से। अब सोचिए इनका क्या कसूर था, इन बच्चों का, इनके परिवार का क्या कसूर था। और अब इन 15 बच्चों की मौत के बाद खंडर हो चुकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। जिस बिल्डिंग की सिर्फ खाक बची है, जिस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ खामियां हैं और कुछ नहीं है, 15 मासूम जिंदगियां लील चुकी है बिल्डिंग, अब इस पर बुलडोजर चलेगा, ध्वस्त किया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन अगर सिस्टम पहले जाग गया होता, अगर उन तमाम अधिकारियों ने पहले इस पर कार्रवाई कर ली होती, तो आज मैं खबर आपको सुना नहीं रही होती। और पूरे देश में ये हो रहा है। अभी इसी महीने दिल्ली के BNB होटल में आग लगी, 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के ही विवेक विहार में 9 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल दिसंबर में गोवा के एक नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हो गई। 2024 में गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगी, 33 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े देश भर के हैं और देश भर में आग की घटनाओं में मरने वालों के सिर्फ ये आंकड़े जो हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। हमने जब आंकड़े खंगाले, हमें पता लगाना था कि भैया ये क्या है, हर जगह आग क्यों लग रही, कहीं तो कोई चूक हो रही होगी ना। आपको पता है NCRB का जो पिछला डेटा है 2014 से लेकर 2024, उसके बीच में कितनी आग से मौत हुई है? कोई बता सकता है, गैस कर सकता है? 2014 से 2024 मौत 10 साल में, 10 साल में 2014 से 2024 आग लगने से 1,28,607। अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो कितना हो जाता है आपको पता है? हर साल 11,651 91 ये हर साल आग लगने की वजह से मौत हो रही है हमारे देश में। 2014 से लेकर 2024 इन 10 सालों में 1,28,607 मौत हो चुकी है केवल आग लगने की वजह से। यानी औसतन ऑन एन एवरेज 11,691 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हर साल हो रही है। और सिर्फ 2024 में भारत में आग लगने की जो घटनाएं हैं, औसतन हर दिन, एवरी डे, हर दिन 16 से ज्यादा मौत हो रही है हर दिन। क्या इस पर काम नहीं करना है? अब आप सोचिए, आग की जो भी बड़ी घटनाएं सामने आती है, सिर्फ 3 ऐसे केसेस दिखाई दिए हैं जिनमें आरोपियों को कोर्ट से सजा मिली है। केवल, मतलब सजा कितनों को मिली है? सिर्फ 3 केसेस में। यह 2006 का मामला है, एक मामला 2004 का है
और दूसरा जो है 1997 का उपहार सिनेमा। याद है आपको उपहार सिनेमा, है ना? ये जो है ये बस वही है उपहार सिनेमा वाला। हाँ हाँ, बस ये जो सजा मिली है आग लगने की वजह से। – 2006 है, 2004 है और ये 1997। केवल 3 केसेस में सजा मिली है, सब के सब बेल से छूटकर बाहर घूम रहे हैं। कहने को तो 1 लाख 2 लाख की पेनल्टी है, वो ठोक दी जाती है, अधिकारी इधर उधर कर दिए जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यही लीपापोती और उसकी तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है। लखनऊ में 15 बच्चों के मर जाने के बाद पूरे यूपी, पूरे देश में नोटिस चस्पा कर दिए गए, अभियान चलाया जा रहा है। अवैध तरीके से चल रही कोचिंग सेंटर्स को घेरा जा रहा है, सील किया जा रहा है। गोरखपुर, नागपुर, पटना, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, देहरादून, हर जगह से ये तस्वीर आ रही है। और मैं फिर कहती हूं, क्या इस कार्रवाई के लिए, क्या इस तरह हाथ पैर मारने के लिए 15 बच्चों की जान की आहुति जरूरी थी? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं सिर्फ आपके सामने छोड़कर आगे बढ़ रही हूं। ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए लोग किस तरीके से करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, करप्शन करते हैं और उसके बाद अगर कोई किसी तरीके की सजा पाता है तो वो है आप, आम आदमी। सरकारों को सोचना होगा, सिस्टम को सोचना होगा, जो रिश्वत दे रहा है उसे सोचना होगा, जो रिश्वत ले रहा है उसे सोचना होगा। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं। आगे पाठशाला में जो चैप्टर आपके सामने लेकर आई हूं वो है देश की चुनावी व्यवस्था के 3 बड़े रिफॉर्म की तैयारी की खबर। चुनाव आयोग ने 500 करोड़ रुपए मांगे हैं। क्या होने वाला है? ऑपरेशन मॉनसून के तहत परिसीमन, महिला आरक्षण बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी चल रही है। क्या उधर उद्धव के 6 सांसद गए, इधर ममता के हाथ से टीएमसी गई। इंडी गठबंधन में तो क्या ही चल रहा है बॉस, अलग ही लेवल पर। देश में 2029 तक चुनावी व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव के लिए कई मोर्चों पर एक साथ तैयारियां चल रही है। हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं उसके मुताबिक अगर सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा हुआ तो चुनाव में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये बदलाव कौन कौन से होंगे मैं आपको जल्दी से बता देती हूं और उसके बाद आगे आपको बताऊंगी इन बातों का जिक्र आज मुझे क्यों करना पड़ रहा है। पहला संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा की सीटें बढ़कर 824 हो सकती हैं। दूसरा संभावित बदलाव, 2029 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 33% हो सकती है। और तीसरा संभावित बदलाव, 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन की परंपरा फिर से, शब्द याद रखिएगा, फिर से शुरू हो सकती है। और ये फिर क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये परंपरा 17 सालों तक चलती रही। जब देश में 1952 में संविधान लागू हुआ उसके बाद से लगातार 17 साल तक देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की परिपाटी ही चली है। उसके बाद एक बार जो तालमेल बिगड़ा वो बिगड़ता ही चला गया। और ये तालमेल किसने बिगाड़ा ये सबको मालूम है। यानी 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा के साथ ही पूरे देश में राज्यों के भी चुनाव हो जाते थे। लेकिन 1967 से 69 के बीच राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल और राष्ट्रपति शासन की वजह से कुछ राज्यों में सरकारें गिर गई या फिर गिरा दी गई। इसके बाद एक साथ चुनाव वाला साइकिल टूटा और लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। और इसके 2 साल बाद यानी 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई। 71 में अलग चुनाव होने लगे और तब से अभी तक 2026 तक देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, और कांग्रेस की ही सरकारें उस टाइम थी, जब सरकारें गिरा दी जाती, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, समय से पहले चुनाव करवा दिए जाते। और आज वही कांग्रेस जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर
पत्ते अपने सीधे तौर पर खोलती नहीं है। और इसीलिए मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन वाली ये व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया जाए। और इस बात के संकेत चुनाव आयोग के फैसलों से भी हमें मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मांगी है। अब इन पैसों का इस्तेमाल होगा किस चीज में, क्या लगता है? ईवीएम खरीदने में, क्योंकि पुरानी ईवीएम जो है उसको अपग्रेड करना है, तो वो पैसा वहां पर लगेगा। चुनाव आयोग को ईवीएम खरीदने की जरूरत एक फैसले की वजह से भी पड़ गई है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। कितने से ज्यादा नहीं होंगे? एक पोलिंग स्टेशन 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारे देश के वोटर लंबी लंबी लाइनों में जो ये लगते हैं वो ना लगे, भीड़ ना हो, भगदड़ जैसे हालात ना बने। पोलिंग स्टेशन पर शांति से और सुरक्षा से, बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी धक्का मुक्की के जाकर आप अपना वोट डालाएं। तो उसके लिए कम लोग जरूरी होंगे ना, तो 1200 लोग। चुनाव आयोग की इस तैयारी को वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, अब उसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए 2029 तक जाते जाते वन नेशन वन इलेक्शन की तस्वीर साफ हो जाती है अगर, तो भाई अचानक पूरे देश में एक साथ चुनाव करना पड़ेगा ना, और चुनाव आयोग के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे मुमकिन नहीं होगा? इसलिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था में चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए लगभग बैलेट यूनिट चाहिए होंगे 48 लाख, इतने यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल यूनिट चाहिए होंगे 35 लाख और वीवीपैट चाहिए होंगी 34 लाख। खर्च आएगा 5300 करोड़ रुपए का। शायद इसी बात को नजर में रखते हुए चुनाव आयोग अभी से तैयारी में जुट गया है। नई मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई जो है मार्च 2027 तक मंगवा ली जाएगी, ताकि अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो तो चुनाव आयोग के पास संसाधन कम ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो हाथ खड़े कर दे, भैया हमसे तो ना हो पाए। और इसीलिए चुनाव आयोग के खर्च विभाग ने जो खर्च विभाग होता है वो पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, उसने चुनाव की तैयारियों के लिए करीब 512 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दे दी है। और इसी के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। अब ये 500 करोड़ रुपए चुनाव आयोग कहां खर्च करने वाला है, ये भी समझ लीजिए आप। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग इस पैसे का इस्तेमाल लाखों ईवीएम खरीदने में करेगा। चुनाव आयोग ने 3,57,000 बैलेट यूनिट खरीदने की योजना बनाई है। 1,25,000 कंट्रोल यूनिट खरीदेगा, वो भी प्लान है। और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाएगी। उसके 3 हिस्से होते हैं। बैलेट यूनिट 3 हिस्से, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और फिर ये वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर पूरी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो जाती है। अब चुनाव आयोग जो काम करेगा वो तो यही कह रहा है और कर भी रहा है कि हमें अपने ईवीएम और मशीनों को एकदम तैयार रखना है कि कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन उद्धव और ममता जो काम कर रहे हैं वो भी तो आपको बताना है। उद्धव और ममता का क्या काम है बताइए? अभी क्या काम है उनका? उनका काम यह है पार्टी को एक रखना, सांसदों और विधायकों को बागी होने से रोकना, लीडरशिप रोल को निभाना, पार्टी को टूटने से बचाना। अगर पार्टी के किसी नेता की कोई नाराजगी है तो उसे दूर करना। लेकिन उद्धव और ममता दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को इस वक्त तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उद्धव और ममता बनर्जी का घनघोर राहुकाल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और राहुकाल से बचने का एक ही तरीका है कि रोज अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों को मिले और अगर एक लाइन आगे जाकर कहूं तो उनकी आरती उतारे, उनकी परेशानी को सुने। क्योंकि अगर ये सांसद विधायक नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा और पार्टी को कहीं नहीं छोड़ेंगे। पार्टी, पद, पैसा सब छीन लेंगे। लेकिन उद्धव और ममता एक अलग ही मूड में दिख रहे हैं और इसका नतीजा दिख भी रहा है। और वो क्या? पहले उद्धव की बात कर लेते हैं। उद्धव की शिवसेना पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। किस तरह आधी शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे जैसे तैसे चल रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है।
उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद और 20 विधायक हुआ करते थे। इसमें से कल उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। जब उद्धव के पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, उसमें भी एक के मन बदलने की खबर अभी भी हमें मिल रही है और उनके 20 विधायकों के बीच भी थोड़ा असंतोष वाली खबर चल रही है, क्योंकि 3 विधायक उद्धव की बैठक में पहुंचे ही नहीं। यानी आप देखिए कि उद्धव के साथ दूसरी बार अब खेला होने जा रहा है और वो इस बार भी बेबस होकर देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी हालात दिखाई दे रहे हैं। जो हाल उद्धव की सियासत का 4 साल पहले यानी 2022 से शुरू हुआ था, वही हाल अब ममता की पार्टी टीएमसी का भी हो रहा है। कल ममता जी के साथ उनकी पार्टी के बागी नेताओं ने ऐसा खेल कर दिया कि ममता जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कल टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी टीएमसी छीन ली। बागी टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। टीएमसी की स्थापना के 28 साल में यह पहली बार हुआ कि ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष नहीं है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के पद से सस्पेंड कर दिया। सीएम की कुर्सी जाने के बाद ममता के पास नेता प्रतिपक्ष की जो दमदार कुर्सी बची थी, वो भी बागी गुट ने 5 दिन पहले छीन ली। सोचिए। और अब टीएमसी का बागी गुट ममता के साथ वही करना चाहता है जो एकनाथ शिंदे के गुट ने या साथियों ने 4 साल पहले उद्धव ठाकरे के साथ किया। यानी टीएमसी पार्टी का पूरा कब्जा, पूरा कंट्रोल। और इसके लिए टीएमसी का बागी गुट स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहा है वो आपको बताती हूं। कल शाम को टीएमसी के बागी विधायक और सांसद कोलकाता के एक होटल में एआईटीसी का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। इस सेशन में टीएमसी के 60 बागी विधायक और 20 सांसद शामिल हो जाते हैं। टीएमसी के 500 असंतुष्ट नेता, 16 जिला अध्यक्ष, कई पूर्व विधायक और 70 पार्षद भी इस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। और इस बैठक में टीएमसी की नई नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया जाता है। 30 मेंबर्स को इसमें शामिल कर लिया जाता है। टीएमसी की नई नेशनल वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अरूप रॉय। और पहले इस पोस्ट पर कौन था? ममता बनर्जी। तो टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए संदीपन साहा, जावेद खान, ऋतव्रत बनर्जी। और पहले कौन होते थे इस पोस्ट पर? अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रतन घोष। ये 3 लोग टीएमसी वर्किंग कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। यानी टीएमसी पूरी की पूरी बदल गई। चेहरा, मोहरा, नेता, लोग, पदवी सब बदल दिया। टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एकदम साइडलाइन कर दिया। इन दोनों मुक्त टीएमसी कर दी और टीएमसी वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया। मतलब यह हुआ कि जिस टीएमसी में कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उसी टीएमसी में अब ममता और अभिषेक की हैसियत सिर्फ एक साधारण ऑर्डिनरी लीडर जैसी हो गई। और लीडर भी नहीं भैया, कार्यकर्ता कहिए आप। कोई पद नहीं पार्टी में, कोई पावर नहीं। ममता गुट के नेताओं को अभी भी लग रहा है कि टीएमसी तो ममता बनर्जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसको कौन हथिया सकता है किसी में इतनी हिम्मत? आप खुद सुन लीजिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे। तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा
न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो उद्धव और ममता की पार्टी में टूट हो गई तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा आप जानते हैं? कौन बताएगा किसे मिलेगा? हाँ लोकसभा में एनडीए का संख्या बल क्या है? एनडीए के पास है 318 सांसद। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखिए 20 आए किसके? टीएमसी के, और 6 जोड़ो इसमें किसके आए? यूबीटी के। तो ये हो गया 318। अब लोकसभा में 2/3 बहुमत जो है वो कितना है? 362। 2/3 बहुमत से कितना कम है एनडीए? तो फिर टूटेंगे तो कहां जाएंगे? फायदा किसे हुआ? एनडीए को। तो ये जो डगर है पनघट की वो बहुत खतरनाक है, और ये तो लोकसभा का इस वक्त मैं बता रही हूं। अब जरा आपको राज्यसभा का बताते हैं। राज्यसभा का डालिए भैया। राज्यसभा में एनडीए का संख्या बल क्या है? हाँ बहुत बड़े होशियार हो रहे हैं आप लोग। 154 सांसद है एनडीए के, सिर्फ 10 कम है। कितने कम है? 2/3 के लिए कितना चाहिए? 164। तो भाई कैंसिल माइनस कर लो ना, 164 तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये जो टूट रहे हैं बिखर रहे हैं इसका खेल क्या है? ये खेल है यहां पर। और जब बंगाल में 3 सीटें अभी खाली हुई हैं तो वो भी घट जाएगा। तो 10 में से अगर माइनस कर दीजिए कितनी? 3, तो कितना हुआ? 7। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ो मतलब मैथ्स में बिस्वा बहुत काम करना है हमें। ये हो गया 7। अभी 3 खाली होंगी ना तो 7 आ जाएंगी। तो 2/3 बहुमत से कितना कम हो जाएगा एनडीए? फिर 7 हो जाएगा। और 7 हुआ तो फिर क्या हुआ? वो जितने भी बिल पड़े हुए ना पास करवाने वाले सारे पास हो जाएंगे। मतलब संसद ने दोनों सदनों में एनडीए जिस स्थिति में थी उस स्थिति में संशोधन हो नहीं पा रहा था। किसका संशोधन करना था रवि? बिलों का संशोधन नहीं होता है भैया, संविधान का संशोधन। एनडीए को राज्यों में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भैया जब बिल केंद्र में पास होता है, एक बात ध्यान रखना, संविधान संशोधन जब होता है तो फिर वो राज्यों में भी 2/3 राज्यों में भी उसे पास करना। कोई भी अगर संशोधन संविधान का आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सदन में किया और काम हो गया, नहीं नहीं, फिर 2/3 राज्यों में भी आपको वो संशोधन करना पड़ता है, तब जाकर वो संशोधन पुख्ता हो जाता है, कानून बन जाता है। अब एनडीए को राज्यों में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त 22 राज्यों में किसकी सरकार है? एनडीए की। और बिल के समर्थन में कम से कम 15 राज्यों की सहमति, 2/3 ना, तो जो एनडीए के पास आसानी से इस वक्त मौजूद है। तो सारा खेल जहां हो रहा है वो देख लीजिए और समझ लीजिए। मोदी सरकार भले ही संसद में 2/3 बहुमत साबित करने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि सरकार के एजेंडे में 3 अहम बिल है, और सरकार चाहती है कि ये तीनों बिल पास करवाकर 2029 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली व्यवस्था देश में लागू कर दी जाए। और इसीलिए 3 साल पहले यानी 2023 से ही मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की कवायद को शुरू कर चुकी है, और एक के बाद एक उस पर काम करने की शुरुआत भी हो गई है। कैसे? मोदी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। 24 मार्च 2024 को 191 दिन बाद उसी समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, और इस रिपोर्ट में समिति ने देश के एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश कर डाली है। इधर ये सब चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन को शामिल किया ही है, तो फिर जब ये आंकड़े एक साथ जुड़ेंगे तो आप समझ लीजिए ये आंकड़े उसी तरफ इशारा करेंगे। किस तरफ इशारा करेंगे? बदलाव की तरफ।
और अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। बढ़े कि थक गए? पढ़े पढ़ती? ओके चलो भाई, पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताएंगे एथेनॉल पर कंफ्यूजन दूर करने वाली क्लास क्यों जरूरी है। पूरा हिसाब होगा, तथ्य होंगे, तर्क होंगे और सत्य के साथ होंगे। भाई हुआ ये कि देश में 5 जून को फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन कर लिया गया। 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। कौन सा वाला? E85 ये पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी भी है। अब उससे पहले एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल को लेकर हल्ला मचा हुआ था। ये तो E85 आया हुआ है, इससे पहले E20 को लेकर, E20 पेट्रोल को लेकर बहुत हल्ला मचा था। मतलब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कई सर्वे सर्कुलेट हो रहे थे। ये दावा किया जा रहा था कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं गाड़ियों, मतलब ये हाँ, आप लोगों को भी परेशानी हो रही थी। मतलब ऐसी बात, हाँ ऐसा नहीं, किसी का इंजन खराब हुआ है क्या? हुआ नहीं है ना, देखा ना आपने। अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, ये खबर फैली। एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में काला फंगस जमा हो रहा है, ये खबर फैली। गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। E20 से गाड़ियों के पार्ट्स में जंग लग रहा है। गाड़ियों का मेंटेनेंस जो है वो बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर सुनने देखने को मिल रही थी। अभी E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में भ्रम बना ही हुआ था कि E85 के बाद E100 पेट्रोल भी मार्केट में आ जाएगा, ऐसी बात होने लगी। और लोग कहने लगे भैया क्या हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएंगे हम तो। इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, उन दावों में दम कितना है, कितनी सच्चाई है, ये आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये आपकी जेब से, हमारी जेब से जुड़ा मामला है। क्लियर कर देती हूं। E20 की क्लास शुरू करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एथेनॉल की वजह से फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। ये किस किसने देखा, हाथ खड़ा करें। और कैमरा के परे मुझे जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी हाथ खड़े दिख रहे हैं। आपने भी देखा है। मतलब फ्यूल टैंक के पास चींटियां लगी हुई है। वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कि E85 पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल में चींटियां लग गई है। एक और वीडियो आया जिसमें एक मैकेनिक दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से इंजन में खराबी आ गई है। ये वाला भी देखा वीडियो? इस वायरल वीडियो में भी एक मैकेनिक दिख रहा है जो ये दावे कर रहा है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से बाइक की टंकी जाम हो गई है। सुना आपने? दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दावों पर आंख बंद करके विश्वास आप नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक दावा फैक्ट चेक में ही फेल हो गया और PIB ने यह फैक्ट चेक किया है और इसमें बताया कि E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फर्जी है। एथेनॉल को लेकर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। लोगों की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद नहीं, एक्सपर्ट्स के भी हम बयान लेकर आए, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एथेनॉल चीज क्या है, क्योंकि एथेनॉल को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। जैसे इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है, सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल पर क्यों इतना जोर दे रही है, क्या वजह है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या खेल हो रहा है, ये सारे सवाल आपके मन में भी आए ना। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। ये आमतौर पर गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है। एथेनॉल एक तरह से शुद्ध अल्कोहल होता है जो शराब में भी होता है, लेकिन फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को पीने लायक नहीं बनाया जाता। इसमें जो है एक तरीके का डीनेचुरेंट मिलाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता है, तो उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। भारत में 800 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो गन्ने और अनाज से एथेनॉल बना रही है। इन फैक्ट्रीज में बना फ्यूल ग्रेड एथेनॉल 99.5% शुद्ध बताया जा रहा है। इस एथेनॉल को तेल रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ फिर मिलाया जाता है और इसके बाद E20 पेट्रोल टैंकरों की मदद से पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। अब आप समझ गए एथेनॉल के बारे में? क्लियर है? क्लियर? ओके। एथेनॉल क्या होता है? जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, रिवीजन कर देना। गन्ने के रस से बनाया जाने वाला है, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है।
E20 पेट्रोल को लेकर जब हमने आम लोगों से बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सुनिए लोगों ने क्या कहा, जल्दी से आपको सुनवा देती हूं। लोग जो इस्तेमाल करते हैं फ्यूल वो एथेनॉल मिक्स होता है, पता है, जानकारी है? हाँ, एथेनॉल मिक्स होता है। क्या इसका कोई असर आप लोगों को लगता है? 100% सर। क्या वो कह रहा है ना कि एकाएक कभी कभी लगता है ना कि बीच में कुछ रुक रहा है, ठीक है ना, और पीछे से जो है कच्चा धुआं टाइप में आने लगा है, ये चीज है। और वाइब्रेशन भी है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, पहले इतना वाइब्रेशन नहीं होता था। माइलेज भी प्रभावित भी फर्क है, 100% हुआ है। हाँ, माइलेज अभी मेरा 13-14 देता था, अभी 10-11 पे आ गया। माइलेज थोड़ा सा घट गया है। अच्छा, एथेनॉल मिलने से माइलेज घटा है? माइलेज घटा है, माइलेज ड्रॉप हुई है। 12-13 की मेरे को माइलेज मिलती थी इस गाड़ी में, अब वो 9-10 के बीच में आ रही है। तो आम जनता भी दावा कर रही है कि माइलेज पर असर पड़ रहा है। जो पेट्रोल आप और हम भरवा रहे हैं उससे तो हम अपना ही नुकसान करा रहे हैं, और ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि देश में ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, सबके सब कान खोल लीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? कितने साल हो गए? 25 - 1 24, 26 - 1 25, यानी 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू हुई। भारत में 2001 से 5% वाला E5 पेट्रोल बेचा जा रहा है, और इसके बाद 2018 से पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाने लगा। इसे E10 पेट्रोल कहते हैं। 6 फरवरी 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% कर दी गई, जिसे E20 पेट्रोल कहते हैं। अब 5 जून से 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च किया जाएगा। ये किया गया है। अगर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लेकर सरकार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो सवाल यह है कि इतना हल्ला मचा क्यों है। हमारी टीम भी सवालों के जवाब जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी। दिल्ली के पालिका भवन में हमारे संवाददाता ने कार मैकेनिक से बात की। सुनिए कार मैकेनिक ने क्या बताया। इसमें 20 पेट्रोल डल रहा है ना, जो इससे ना पेट्रोल का फिल्टर चोक हो रहा है, इंजेक्टर चोक हो रहा है, उसके चक्कर में माइलेज कम दे रही है। इंजन की ऐसी की तैसी हो रही है, इसके ऐसी की तैसी हो रही है इंजन की। इंजन मतलब सीजी हो रहा है एक तरह से। अब एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर मैकेनिक और आम जनता अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान भी आया है, वो भी आपको बता दूं। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बकायदा E20 का परीक्षण कराया गया है। गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर चलाया गया है, लेकिन गड़बड़ी नहीं मिली। हर बार 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जांच की गई। जांच में गाड़ियों के पावर, टॉर्क, माइलेज, इन सब को देखा गया। उस पर कोई असर नहीं दिखा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी माइलेज में कमी, इंजन को नुकसान का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है। लेकिन E10 के लिए डिजाइन किए गए 4 व्हीकल्स और 4 व्हीलर्स के माइलेज में 1 से 2% कमी आई है, जबकि दूसरी गाड़ियों में यह कमी करीब 3 से 6% की है। लेकिन बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबिलिटी जो कंपोनेंट्स है उसके इस्तेमाल से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी गाड़ी 2023 या इसके बाद की है तो E20 से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है, 2015 से पहले की है, तो E20 पेट्रोल से परफॉर्मेंस पर हल्का असर पड़ेगा, खासकर माइलेज में, जो कि शायद आपको पता ना चले। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सुनिए। इथेनॉल 20% तक वो चला लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब 85 तक आ रहा है, तो पुरानी जितनी गाड़ियां हैं उसमें कंप्लेन आ रही है, जैसे कि भी उसका इंजन ड्राई हो जाना। इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा वो मात्रा में इथेनॉल जाता है, ज़्यादा जाने के बाद तो कार्बन बनाता है, स्पार्क प्लग ब्लॉक हो जाना, उसकी जितनी भी ओरिंग फ्यूल पंप वगैरह होता है वो खराब कर देना, ये सब होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में इंजन हेड प्रॉब्लम होना। पेट्रोलियम मंत्रालय जो कह रहा है वो बात अपनी जगह है, लेकिन जनता जो कह रही है और जो महसूस कर रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय को और तमाम अधिकारियों को इस पर भी गौर करना चाहिए और रिएक्शंस और सर्वे बड़े लेवल पर करवाए जाने चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका हल भी हम ही निकाल सके।
क्योंकि दूसरे मुल्कों में इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल बताया जा रहा है। और अगली जो स्टोरी करेंगे वो आपको बताएंगे दूसरे देशों में इसका क्या हाल है। अब आपसे एक सोचने वाली बात बता दूं, सोचा है कभी कि आप जो कूड़ा कचरा फैलाते हैं, ऐसे रैपर फेंक देते हैं कुछ खाने के बाद, सोचते भी नहीं हैं कि उसका क्या असर पड़ेगा। 1 किलो प्लास्टिक कचरा जब आप फैलाते हैं तो उसका नुकसान होता है 150 अमेरिकी डॉलर, और रुपए में कन्वर्ट करूं तो 14,000 रुपए। और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब आप 4 धाम जैसे पवित्र यात्रा के लिए पहुंचते हैं, आस्था का सैलाब जहां उमड़ता है, और वहां आपको आस्था के सैलाब के साथ साथ कचरे का सैलाब भी देखने को मिलता है। 22 अप्रैल से 31 मई तक जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर गए, उन्होंने मार्ग पर 288 टन से ज्यादा कचरा फैला दिया। यानी इस साल अब तक पर्यावरण को 403 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्लास्टिक के थैलियां, नमकीन चिप्स के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें, इन सब को जब आप इधर उधर फेंक देते और आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है, और उसका खामियाजा कुदरत आपको महसूस करवाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, कुछ मत कीजिए, बस कूड़ा और कचरा इधर उधर मत फेंकिए। कुछ ना मिले तो अपनी जेब में रख दीजिए, और जब कूड़ेदान मिले तो उसमें फेंक दीजिए। ये आदत आपके और मेरे देश के 403 करोड़ रुपए बचा लेगी। फिलहाल घंटी बज चुकी है, मुझे इजाजत आपसे लेनी होगी, लेकिन कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए।